नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। पुराने जमाने से शिकार का एक तरीका रहा है जिसमें जंगल के चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाते हुए शिकार को पहले बीच में लाया जाता है, जहां पहले से टारगेट फिक्स होता है। खेल में भी यही होता है। क्रिकेट में सही समय पर सटीक शॉट लगाया जाता है। बॉलर अपने हिसाब से फील्डिंग सेट करके बल्लेबाज को उसी तरफ शॉट मारने के लिए मजबूर करता है जहां खिलाड़ी पहले से खड़ा हो और कैच को लपक सके। फील्डिंग और टाइमिंग राजनीति में भी बहुत मायने रखती है। तो आज दस्तक देते हुए कुछ खबरों की टाइमिंग पर गौर कीजिए। कैसे, आइए हम आपको लिए चलते हैं। जैसे यहां हम आपको दिखाएं, कर्नाटक में हिजाब विवाद धीरे धीरे तेज हो जाता है। उत्तर प्रदेश चुनाव से इस हिजाब विवाद का कनेक्शन क्या है? 2 दिन पहले यह विवाद यहां पर आ जाता है। इसके अलावा एक दूसरा हम बताएं कि राम रहीम, जो कि 21 दिन के लिए जेल से फरलो पर इसे छुट्टी मिलती है। क्या इस छुट्टी का रिश्ता पंजाब में होने वाले चुनाव से है? ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और उदाहरण, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान के हफ्ते भर पहले ओवैसी पर हमला होता है। हमला करने वाला जो वीडियो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग से 3 दिन पहले आता है। तो क्या इस घटना की टाइमिंग उत्तर प्रदेश चुनाव पर असर नहीं डालेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस की कुंडली खोलकर प्रहार करते हैं। कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। क्या इसका संबंध चुनावी राज्यों में वोटिंग से नहीं है? सिख नरसंहार का मुद्दा राज्यसभा में प्रधानमंत्री उठाते हैं, कांग्रेस पर वार करते हैं। क्या पंजाब चुनाव से जुड़ी ये खबर और ये बयान की टाइमिंग है पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई? दाऊद इब्राहिम, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, उसके नाम की एंट्री 10 फरवरी के पहले चरण के मतदान से 3 दिन पहले हो जाती है, जब दाऊद के विरुद्ध यूएपीए के तहत केस दर्ज होता है। क्या इसकी टाइमिंग का भी चुनावी कनेक्शन है? ये इतने सारे बात, ये सारे के सारे उदाहरण क्या इस बात की तरफ इशारा नहीं करते हैं कि मुद्दा नहीं, मुद्दे की टाइमिंग देखिए, जिसमें राजनीति का गहरा राज छिपा हुआ है। कर्नाटक का मांड्या, बुर्का और हिजाब पहने एक छात्रा स्कूटी से कॉलेज के भीतर पहुंचती है। वायरल वीडियो में कैमरा उसी छात्रा को फॉलो करता दिखता है। पीछे से जहां शोर उठ रहा है उस जगह शुरुआत में कैमरा नहीं जाता। थोड़ी देर में यह छात्रा आगे बढ़ती आती है, तब भी कैमरा वायरल वीडियो शूट करने वाले का हंगामा करते छात्रों पर नहीं, छात्रा पर फोकस रखता है। अगले ही पल कैमरे में दोनों तरफ से लोग नजर आते हैं। हिजाब वाली छात्रा और भगवा वस्त्र लिए छात्रों का झुंड, दोनों तरफ से नारेबाजी दिखती है। छात्रा नारे का जवाब नारे से देती है। वीडियो में फिर स्कूल प्रशासन के एक शख्स नजर आते हैं, मानो ये कैमरा लेकर शूट करते शख्स को कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ आने के लिए कहा जाता है। कैमरा फिर घूमता है। अब हिजाब बुर्का पहनकर आती छात्रा के पीछे भगवा गमछा गले में डाले छात्र दिखते हैं। मांड्या के इस वायरल वीडियो को शूट करने वाला दोबारा छात्रा के आगे आकर वीडियो बनाने लगता है। छात्रा अब कहती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। छात्रा मांड्या के इस कॉलेज की फिर आगे ये कहती है कि इन्हें हिजाब पहनकर आने से क्यों रोका जा रहा है। तब तक पीछे से छात्र भगवा वस्त्र गले में डाले फिर से पास आ जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग छात्रा को यहाँ पर अलग करके आगे जाने देते हैं। इस वीडियो के आधार पर कुछ सवाल हैं। जनवरी से चल रहा कर्नाटक का हिजाब का विवाद अचानक अभी बहुत तेज क्यों हुआ? कर्नाटक से उत्तर भारत तक चर्चा का मुद्दा बने वीडियो में कैमरा हंगामे की बजाय सीधे छात्रा को क्यों फॉलो करता नजर आता है? जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारों के वीडियो की टाइमिंग का संबंध क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से है? सवाल की वजह ये, कर्नाटक में हिजाब पहनकर कॉलेज आने का विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था। पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बार भी हिजाब विवाद का जिक्र नहीं आया। कर्नाटक में हिजाब बनाम भगवा वस्त्र पहनकर कॉलेज आने की लड़ाई के बीच ये वीडियो उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले आता है। तभी दूसरे चरण की सीट पर ओवैसी कर्नाटक के हिजाब विवाद के बहाने धारदार बयान देते हैं।
बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। कर्नाटक की छात्रा मुस्कान जैसा मिजाज ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभाओं से प्रचार करके उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर में पैदा करना चाहते हैं। क्या कर्नाटक के हिजाब बनाम भगवा विवाद के बढ़ने की टाइमिंग का उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही रिश्ता है? वरना क्यों 1 महीने से चल रहे कर्नाटक के विवाद पर महीने भर खामोशी के बाद अचानक यूपी की सियासत सक्रिय हुई है? अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से। ये जो हिजाब पर चर्चा करते हैं लोग, वो बेहिजाब लोग हैं जो चर्चा करके अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम सबके साथ सुरक्षा और उसकी बात करते हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद की अब पूरी टाइमलाइन देखिए। 1 जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर विवाद शुरू हुआ। 3 जनवरी को कर्नाटक के कोप्पा जिले के सरकारी कॉलेज में कुछ छात्र हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच खुद भगवा वस्त्र गले में डालकर कॉलेज पहुंचते हैं। 6 जनवरी को मैंगलोर में फिर हिजाब बनाम भगवा का विवाद एक कॉलेज में उठता है। 19 जनवरी को विवाद का जन्म उडुपी के जिस कॉलेज से हुआ, वहां एक मीटिंग होती है लेकिन समाधान नहीं निकलता। 20 जनवरी को 5 छात्राएं हिजाब पहनकर आने के लिए उडुपी के कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करती हैं। 26 जनवरी को कर्नाटक सरकार समाधान के लिए कमेटी बनाती है, साथ में निर्देश देती है रिपोर्ट आने तक छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म नियमों का पालन करें। 31 जनवरी को मुस्लिम छात्रा हिजाब को अपना धार्मिक अधिकार बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करती है। 2 से 4 फरवरी के बीच दावा होता है कुछ हिंदू संगठन छात्रों को कॉलेज में भगवा वस्त्र पहनकर आने के लिए प्रेरित करते हुए भगवा गमछे बांटते हैं। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार हाई कोर्ट का फैसला आने तक स्कूल यूनिफॉर्म नियमों के ही पालन का आदेश देती है। 7 फरवरी को उडुपी, हासन, शिवमोगा, मांड्या, एलगावी, हुबली समेत कई जिलों में हिजाब बनाम भगवा का विवाद प्रदर्शन की नौबत तक आ जाता है। 8 फरवरी यानी मंगलवार को हाई कोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई शुरू होती है। कुरान की प्रति मंगवाकर अदालत धार्मिक पक्ष जानना चाहता है। कोर्ट कहता है जो संविधान कहेगा हम वही करेंगे। सुनवाई अब आगे बुधवार को होनी है। सवाल ये कि क्या 1 जनवरी से शुरू हुए विवाद को धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीख नजदीक आने तक गर्म होने दिया गया? वरना ये नौबत क्यों हुई कि शिवमोगा के नाम से वायरल वीडियो में छात्र एक कॉलेज के भीतर पोल पर चढ़कर राष्ट्र ध्वज को हटाकर कथित तौर पर भगवा ध्वज लगाते नजर आते हैं। इसके बाद अगले 3 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश कर्नाटक में आने से पहले बागलकोट में नौबत आ जाती है कि हिजाब और भगवे की लड़ाई में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। लेकिन कर्नाटक के इस मुद्दे की टाइमिंग का उत्तर प्रदेश के चुनाव से क्या कनेक्शन है? बहुत जरूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे। मांड्या से नागार्जुन, बेंगलुरु से नोलन पिंटो और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ आज तक ब्यूरो। कर्नाटक के वीडियोस पर हिजाब को लेकर टिप्पणियां, ओवैसी के बयान, भगवा गमछा पहने छात्रों की तस्वीरें और वीडियो, ये सब निश्चित तौर पर अब सोशल मीडिया में तेजी से फैले हुए हैं, जिन्हें देखकर जनता अपना एक नजरिया बनाने लगती है। वो नजरिया जो वोटिंग से 2 दिन पहले किसी भी मतदाता को वोट डालने के लिए सीधे प्रभावित कर सकता है।
ऐसे में कर्नाटक के इस मुद्दे की टाइमिंग और सामने आते बयान हैरान करते हैं और इसीलिए सबूतों के साथ अब दक्षिण के विवाद पर उत्तर के चुनाव में दखल देखिए। सोमवार को प्रधानमंत्री संसद में कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बताते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर भारत की बेटियों का भविष्य छीना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिजाब विवाद को गजवाए हिंद की साजिश करार देने लगते हैं। कांग्रेस इस विवाद पर धर्म के नाम पर भड़काने वाली बीजेपी की साजिश कहती है। कर्नाटक में हिजाब के विवाद में शिवमोगा में प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं और कर्नाटक के शिवमोगा से 2035 किलोमीटर दूर ओवैसी हिजाब के मुद्दे को ही उठाकर संभल में वोट मांगते हैं। कर्नाटक से उत्तर प्रदेश के संभल तक इस विवाद से जुड़े दो बयान सुनिए, कनेक्शन आप खुद तय करिए। बेटी की जिंदगी खतरे में है। उन्नाव से लेके अगर आप उत्तर प्रदेश में जाके देखेंगे रातों रात जला देते हैं, तो ये किसी के हमदर्द नहीं है, ये बस हिजाब का बहाना बना रहे हैं, क्योंकि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। यहाँ अपने ही निगहबानों से डर लगता है। हिजाब में कौन सी प्रॉब्लम आ गई? और ये गमछाधारी पहन के जो आए हैं, अगर हकीकत में देखें तो ये गमछाधारी सिर्फ ड्रामा है। हमारा जो हिजाब है वो आज से नहीं है, जिंदगी भर से ये हिजाब है। लेकिन ये जो भी हो रहा है ये बस मुल्क में फसाद करवाना और 2003 ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये सब कुछ किया जा रहा है। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है। संभव है आपको लगे कि कर्नाटक का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में असर डालने वाला कैसे संबंध रख सकता है। इसके लिए हमने गूगल सर्च इंजन को खंगाला है, ये पता किया कि आखिर हिजाब विवाद की कितनी पहुंच अब उत्तर प्रदेश तक हो चुकी। इसका नतीजा बताता है कि कर्नाटक विवाद पर 7 दिन का ट्रेंड गूगल के मुताबिक है। पिछले एक हफ्ते में लगातार हिजाब विवाद से जुड़ी खबरों और जानकारियों को लोग खोजने लगे हैं। संभव है इस ग्राफिक्स को देखकर भी आप सोचें, खबर है तो लोग खोजेंगे ही, पढ़ेंगे ही, लेकिन रुकिएगा, अब इस ग्राफिक्स को देखिए। गूगल ट्रेंड की रिसर्च कहती है पिछले 7 दिन में हिजाब विवाद से जुड़ी जानकारी पता करने में कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश के लोग हैं। यानी हिजाब को लेकर चल रही खबर में पहले 5 राज्यों में उत्तर भारत से अकेले उत्तर प्रदेश के लोग ही इस खबर के बारे में खोजबीन करने लगे हैं। लेकिन यूपी के चुनाव में पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले का गूगल ट्रेंड अब देखिए, जो बताता है कि दक्षिण के कर्नाटक और तेलंगाना के बाद तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के लोग आ चुके हैं, जो हिजाब विवाद और हिजाब को लेकर प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी गूगल पर खोज रहे हैं। #हिजाब रो, #हिजाब फंडामेंटल राइट, #हिजाब लिखकर सबसे ज्यादा ट्वीट सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। व्हाट्सएप हिजाब कंट्रोवर्सी स्टेटस से जुड़े छोटे छोटे वीडियो व्हाट्सएप में अपने अपने स्टेटस पर लगाने के लिए बनाए जा चुके हैं, शेयर किए जा रहे हैं। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि कर्नाटक की कंट्रोवर्सी की टाइमिंग ऐसी है जिसका नतीजा है कि अब यूपी के चुनाव में उसके वीडियो और कहानी वायरल करने शुरू हो गए, जैसे संभल में ओवैसी का ये बयान। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से। कर्नाटक में इस वीडियो में धर्म के 2 प्रतीक हैं, एक हिजाब, दूसरा भगवा। प्रतीकों की राजनीति का इस्तेमाल खूब होता है।
राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इस मुद्दे को ओवैसी जितना उठाएंगे वोट का बंटना तय है। क्या इसी बंटवारे से जुड़ी है कर्नाटक के विवाद की टाइमिंग? मांड्या से नागार्जुन, बेंगलुरु से नोलन पिंटो और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में प्याज की महंगाई से सरकार गिर जाती है। जिस देश यानी कि हमारे देश में महंगाई के मुद्दे पर उपचुनाव में जनता जीतते चले आ रहे दल को पटखनी दे देती है, वहां चुनाव के समय पत्ता भी हिल जाए तो वोट स्विंग कर जाता है। हर चुनाव में कहते हैं 5% से ज्यादा स्विंग वोटर होता है जो इधर जाए या उधर जाए के बीच हमेशा फंसा रहता है। कहते हैं इसी वोटर को घुमाने के लिए मुद्दों की टाइमिंग फिक्स कर दी जाती है। चुनावी टाइमिंग पर कहानी नंबर 2 है ओवैसी पर हमला और हमलावर का बयान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो चुनावी इलाका जहां जाट और मुस्लिम एक होकर वोट दें तो नुकसान किसी का और धर्म के आधार पर वोट बटे तो फायदा किसी का। तभी 3 फरवरी यानी पहले चरण के मतदान से 7 दिन पहले ओवैसी पर हमला होता है। 8 फरवरी यानी फर्स्ट फेज की वोटिंग से 2 दिन पहले आरोपी हमलावर का एक वीडियो आता है। इस वक्त हम छिजारसी के उसी टोल प्लाजा पर मौजूद हैं जहां पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ था। दरअसल 3 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से सभा खत्म करके इस रास्ते से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान बाइक पर सवार दोनों हमलावर सचिन और शुभम यहां पर पहुंचते हैं जो लगातार मेरठ से ओवैसी का पीछा कर रहे थे और जैसे ही कार की रफ्तार यहां धीमी होती है सचिन और शुभम बाइक से उतरते हैं और लगातार जो ओवैसी जिस कार में बैठे थे उस पर फायरिंग करने लगते हैं। सर 2014 में इनके भाई थे अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान आया था। उन्होंने उसमें कहा कि भाई ये जो ताजमहल है और कुतुब मीनार है ये सब हमारे बाप दादाओं का है और तुम हमें यहाँ भगाने की बात करते हो। ओवैसी पर हमला एक पक्ष को लामबंद करता है और आरोपी का बयान उस दूसरे पक्ष की बात को सामने लाता है जो ओवैसी के विरोध में सबसे ज्यादा उठाई और प्रचारित की जाती है। पिछले 7 दिन में गूगल पर ओवैसी से जुड़ी खबरें खोजने वाले सबसे ज्यादा लोग 3 फरवरी की शाम ही आए जब उत्तर प्रदेश में ओवैसी पर गोलियां चली। जबकि गूगल पर ही देखें तो ओवैसी से जुड़ी खबरों को जानने, ओवैसी से जुड़ी जानकारी पाने में उनके अपने राज्य तेलंगाना के बाद उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा खोजबीन लोगों ने की है। लेकिन ओवैसी पर हमले के दिन और पहले चरण के मतदान से पहले के बीच गूगल ट्रेंड को देखिए जो बताता है कि सर्च इंजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ पिछले 7 दिन में ओवैसी से जुड़ी खबरें ही बहुत तेजी से सर्च की जा रही हैं। यानी एक हफ्ते के भीतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी पर हमले के बाद आरोपी का वीडियो असदुद्दीन ओवैसी को जनता के बीच चर्चा में लाता है। तभी तो गृह मंत्रालय से सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात को भी ओवैसी खारिज करते हैं। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए, मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरा मन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी। हर रैली में अखलाक पहलू खान रकबर का नाम लेकर अपनी जान जनता के नाम करने की बात कहते हैं क्योंकि इससे वोट बढ़ते हैं और दावा है कि वोट ही बढ़ाने से ही जुड़ी है चुनावी टाइमिंग की कहानी नंबर 3, जहां पंजाब में वोटिंग से 13 दिन पहले 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर राम रहीम आता है। हत्या और रेप का दोषी राम रहीम गुरुग्राम के आश्रम में पहुंच चुका है अपने डेरे की जिसने राजनीतिक विंग बना रखी है। दावा है राम रहीम का डेरा और डेरा समर्थक पंजाब की 69 सीट पर प्रभाव रखते हैं। जब दलित वोट पर पंजाब में हर दल की नजर है, ध्यान रहे डेरों में सबसे ज्यादा दलित रहते हैं। तभी फरलो पर
जेल से छुट्टी 21 दिन की राम रहीम को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा किया। राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने पंडित नेहरू पर आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ अपनी छवि की चिंता रहा करती थी और इसीलिए गोवा को 15 साल देर से आजादी मिली। राज्यसभा से पहले लोकसभा में भी पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का 23 बार नाम लिया था। सवाल ये कि मोदी आखिर नेहरू गांधी परिवार के सभी नेताओं में केवल नेहरू पर ही हमला क्यों करते हैं, जबकि गांधी परिवार में नेहरू अकेले नहीं हैं। इस परिवार से नेहरू देश के पहले पीएम बने। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली, लेकिन प्रधानमंत्री की सुई पंडित जवाहरलाल नेहरू पर ही क्यों टिकी रहती है। सवाल ये कि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बार बार हमला करते हैं वो इंदिरा गांधी पर बहुत संभल कर बोलते हैं। ये दूसरा सवाल, नेहरू की तरह प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में राजीव गांधी का उल्लेख क्यों नहीं होता। राहुल गांधी का तो प्रधानमंत्री नाम तक नहीं लेना गवारा करते, नाम तक नहीं लेते हैं। उनकी सुई जो है वो नेहरू पर ही डिगी रहती है। जो जवाहरलाल नेहरू 58 साल पहले प्रधानमंत्री थे, उनका उल्लेख प्रधानमंत्री बार बार करके क्या हासिल करना चाहते हैं, ये एक और सवाल है। तो ये जो सवाल है कि नेहरू पर बार बार हमला क्यों करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था, मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे। समझ लें सब लोग इस बात को, ये हुंकार मजरूर सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए 1 साल जेल में बंद कर दिया गया। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया। अच्छा होता कांग्रेस के मित्र यहां होते तो नेहरू जी का नाम सुनकर के कम से कम उनका दिन बहुत अच्छा जाता, और इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए मैं बार बार नेहरू जी को भी याद करता हुआ। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके जाने के 58 साल बाद कांग्रेस से ज्यादा पीएम उनका जिक्र क्यों करते हैं। मजरूर सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए 1 साल जेल में बंद कर दिया गया। जो कांग्रेस पार्टी नेहरू को उदारवादी बताती है, उन्हें निशाना बनाकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया था। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने नेहरू के बहाने कांग्रेस को जमकर घेरा। 100 मिनट के अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू का नाम 23 बार लिया। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूँ, आज मैं बार बार बोलने वाला हूँ। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू पर पीएम ने गोवा के बहाने हमला किया और दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से गोवा को 15 साल देर से आजादी मिली, क्योंकि देश के पहले पीएम को गोवा के लोगों से ज्यादा अपनी छवि की फिक्र थी। उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लीडर की शांतिप्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान ना हो। और इसलिए
जब वहां सत्याग्रहियों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी। और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए 1955 लाल किले से जवाहरलाल नेहरू के दिए भाषण का जिक्र किया और बताया कि कैसे पंडित नेहरू ने अपने ही देश के लोगों की मदद से साफ इनकार कर दिया था। नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था, मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे। कोई फौज गोवा के आसपास नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कोई शोर मचाकर ऐसे हालात पैदा करे कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने के लिए। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे। समझ लें सब लोग इस बात को। ये हुंकार 15 अगस्त को गोवा वासियों के एस्पिरेशंस के खिलाफ कांग्रेस के नेता के बयान है। राज्यसभा से पहले प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी जवाहरलाल नेहरू को जमकर घेरा था, जिसमें उन्होंने नेहरू सरकार पर महंगाई पर जनता को बेसहारा छोड़ने का आरोप लगाया था। नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। प्रधानमंत्री की रैली हो या फिर संसद, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करके कांग्रेस पर वो पहले भी हमला करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके हमले की वजह राहुल गांधी हैं, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा में बोलते हुए पीएम को इशारों में शहंशाह की तरह बर्ताव करने वाला बताया था। That idea of a king has come back. That there is a king, a Shahinshah, a ruler of rulers, a master of masters. Now what is happening? The instruments of the conversation between our peoples, what we call the institutions of our country, are being attacked. राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों का जवाब पीएम ने चुन कर दिया और नेहरू के बहाने पूरी कांग्रेस को लपेट लिया। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। पीएम करीब 90 मिनट तक बोले। उनके भाषण का केंद्र कांग्रेस और उनके आदर्श नेहरू थे। राहुल गांधी का उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन उनके भाषण का हर बार राहुल पर पलटवार था, जिसने इस जुबानी जंग को और गहरा कर दिया है। My great-grandfather served this country. He gave his entire life for this country. So I don't need anyone's certificate for my great-grandfather. My great-grandfather did what he had to do, as did other members of my family, as did millions of people in this country. So I really don't care what anybody says about it. साल 2014 से आज तक पीएम सैकड़ों बार नेहरू का नाम ले चुके हैं। चुनाव अभियान की गर्मी से लेकर संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण तक पीएम ने नेहरू का जिक्र हमेशा एक मुद्दे के तौर पर किया है। लेकिन सवाल ये है कि भारत के साथ हुई हर बुरी चीज, चाहे वो कश्मीर हो या फिर चीन का मसला, नेहरू पर बार बार हमला करके पीएम आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो या फिर वो संसद में बोल रहे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी परिवार पर चोट करना कभी नहीं भूलते। जबकि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी के बहुत अच्छे मधुर रिश्ते हैं। प्रणब मुखर्जी, गुलाम नबी आजाद या फिर कांग्रेस से निकलकर एनसीपी बनाने वाले शरद पवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन सभी नेताओं से रिश्ते अच्छे हैं। और रिश्ते कितने अच्छे हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं। और इसीलिए प्रश्न ये उठता है कि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार के बीच 36 का आंकड़ा क्यों है? मोदी बार बार गांधी परिवार को अपने निशाने पर क्यों लेते हैं? और सबसे ज्यादा उनके निशाने पर नेहरू क्यों हैं? साल 2014 में बीजेपी ने 282 तो वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 44 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी बढ़कर 303 हो गई, वहीं कांग्रेस 55 पर अटक गई। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा फासला है। बावजूद इसके पीएम कांग्रेस पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। 2014 से पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी कांग्रेस और गांधी परिवार को हर मौके पर निशाना बनाते आ रहे हैं। जानकार इसकी सबसे बड़ी वजह 2024 को मानते हैं, जिसमें कांग्रेस बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। तो कुछ ना कुछ तो है, डर तो है। पुरानी कहावत है, अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। भारतीय सियासत की सबसे कामयाब जोड़ी ने इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया है। वो कांग्रेस को 2 बार हराने के बावजूद हल्के में लेने को तैयार नहीं है। साल 2014 में बीजेपी को करीब 32% वोट तो वहीं कांग्रेस को तकरीबन 20% वोट मिले। 5 साल बाद बीजेपी को तकरीबन 38% और कांग्रेस को फिर से 20% वोट मिले। गौर करने वाली बात यह है कि मोदी लहर के बावजूद, अपना सबसे खराब प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस अपना 20% वोट बैंक बचाने में कामयाब हुई है। यानी बुरे से बुरे दौर में भी कांग्रेस को देश के 20% वोटरों ने पसंद किया है। और अगर 2024 में सत्ता विरोधी लहर पनपी तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। यानी अब भी बीजेपी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कांग्रेस ही है। अगर राहुल गांधी जी को कोई सीरियसली नहीं लेता तो भाजपा रोज रोज उन पे टिप्पणी क्यों करती है? वो कह रहे अगर उनका कोई वजूद ही नहीं है या वो अनइम्पोर्टेंट है, उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, तो सबसे सीरियसली तो आप ले रहे हैं। रोज रोज आप उनकी आलोचना करते हैं, रोज रोज आप उनका कुछ ना कुछ कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर नॉन सीरियस है वो और वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू को ही देश की जनता ने 3 बार पीएम की कुर्सी पर बैठाया। पीएम नरेंद्र मोदी इस रिकॉर्ड की बराबरी के बेहद करीब है, लेकिन इसके लिए उन्हें 2024 की जंग को जीतना होगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि 2 कार्यकाल वाली सरकारों को डबल सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है। बीजेपी ये चमत्कार तभी कर पाएगी जब उन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन फीका रहे जहां पर दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बीजेपी की मुश्किल ये है कि इन सभी राज्यों में उसका प्रदर्शन पिछले 2 चुनावों में बेहतरीन रहा है। राजस्थान में 25 में से 24, मध्य प्रदेश में 29 में से 28, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9, वहीं गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कर्नाटक की 26 में से 25, महाराष्ट्र की 48 में से 23 और गोवा की 2 में से 1 सीट बीजेपी के पास है। इन सभी राज्यों में अगर 2024 में बीजेपी ने पुराना प्रदर्शन नहीं दोहराया तो उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ममता बनर्जी जैसे बीजेपी के राजनीतिक विरोधी इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो भी यूपी के चुनाव में कूद पड़े हैं। अगर ये राज्य से बीजेपी गया तो बीजेपी देश से गया। आपको पहले पसंद करना है। आप बीजेपी का झूठा बोलने से वोट देंगे
न वास्तविक में जो काम करेंगे सबको लेके चलेंगे, अब उनका वोट देंगे। लेकिन ममता की मंशा पर कांग्रेस पानी फेर सकती है। पीएम जानते हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए वो 2014 से कांग्रेस की शक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं ताकि कांग्रेस से सीधी लड़ाई में बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहे। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार पर टिकी है तो नेहरू उसकी बुनियाद हैं। उनका आभा मंडल जैसे ही धूमिल होगा, गांधी परिवार का पतन करना बहुत आसान हो जाएगा और इसके साथ ही उनकी विचारधारा और पार्टी का खात्मा भी हो जाएगा और जिसके बाद बीजेपी को भविष्य में हटाना करीब करीब असंभव होगा। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।